friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Nayak. Friends, today we are going to learn about 2.4, that is how you earn your tomorrow, and 2.5 that is father returning home. ये दोनों पोएम का वन शॉट देखने वाला है. Friends, we start with the first poem, that is 2.4 have you earned your tomorrow. Friend, this poem is written by Edgar Guest. Edgar Guest was a British poet and he is known for his simple writing and optimistic tone. That's why he is called as people's poet. ये उन्हें बहुत बड़ा खिताब मिला था, पीपल्स पोएट. किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव, यानी कि उनके जितने भी पोएम्स हैं, ऑल द पोएम्स आर सो इंस्पिरेशनल पोएम्स. बहुत इंस्पिरेशनल पोएम्स इन्होंने लिखे हैं. अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ काम आ सकती है. फ्रेंड्स देखिए, व्हेन वी राइट एप्रिसिएशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एंड फुल मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है. उसमें क्या लिखना होता है वो अब यहाँ पे देखने वाले हैं. एप्रिसिएशन में सबसे पहला जो पॉइंट होता है अबाउट पोएट, पोएम एंड द टाइटल. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं. एडगर गस्ट, उनका नेशनलिटी बताना है, इंग्लैंड, यानी कि वो ब्रिटिश थे. उसके बाद में उनका स्पेशलिटी क्या है? एडगर गस्ट इज नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन अगर हमें ये पोएम का लिखना होगा तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमें याद से लिखना है. एडगर गस्ट, हैव यू अर्न योर टुमारो. ये बस आपको पैर याद ही रखना है. तो सिंपली लिखेंगे हम, हैव यू अर्न योर टुमारो इज रिटन बाय एडगर गस्ट. ही इज अ ब्रिटिश पोएट एंड ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग. देन यहाँ पर उनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि ही बिगैन हिज राइटिंग करियर 1885 एट द एज ऑफ 14. जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने राइटिंग करना स्टार्ट किया था. मे बी ऑफ योर एज और यंगर टू यू दिस पोएम. अब यहाँ पर देखिए पोएम के बारे में, ये भी पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस पोएम, हैव यू अर्न योर टुमारो, इज an inspirational poem. Poet has put number of questions to reader, means हमें यहाँ पे बहुत सारे questions पूछे, and the purpose of asking that questions is that we should, यानी कि reader should help at least someone in a day. मीन्स यहाँ पे पोएट इंकरेज करते हैं हमें कि कुछ अच्छा काम करना है दिन भर में दोस्तों, एक अच्छा काम करना है. एंड ऐसा उनका सोच है. एंड यस, इट इज ट्रू दैट कि इफ वी डू समथिंग गुड फॉर अदर, और इफ वी मेक अ चेंज इन someone's life, definitely God grace us. God bless us and sanction or grant a day to us. यानी कि हमारी लाइफ भैया बढ़ जाएगी, लंबी उम्र. जो हमें हमारे बुजुर्ग हमेशा दुआएं देते हैं कि 100 साल ज़िंदगी मिलने चाहिए. तो फ्रेंड्स, 100 साल ज़िंदगी मिलने के लिए हमें उतने अच्छे काम रोज़ करना होंगे. एवरी डे वी हैव टू हेल्प अदर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेज. अब हेल्प अलग अलग टाइप की हो सकती है. फाइनेंशियल ही हेल्प होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन हेल्प वट एवर द नीडी पर्सन रिक्वायर्ड. नीडी पर्सन को जो भी हेल्प होनी चाहिए वो यहाँ पे करना चाहिए. अबाउट दिस पोएम, द पोएम हैज़ 4 स्टैंजास, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम. इनको एक मीटर या राइम स्कीम यूज किया गया है, दैट इज AABB. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइमिंग कपलेट. दोस्तों, जो भी पोएम को AABB इस तरीके से राइमिंग स्कीम होती है ना, तो उसे राइमिंग कपलेट भी कहा जाता है. सो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स है. क्वाड्रेंट्स मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स.
जो स्टैंजा 4 लाइन का होता है उसे क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये पोएम में ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स दिए गए हैं एंड इसका जो स्कीम दिया गया है दैट इज AABB। टू एम्बेलिश इट, टू ब्यूटिफाई इट, पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज अलिटरेशन या फिर एंटीथेसिस, इंट्रोगेशन इज यूज्ड एवरीवेयर। उसके बाद में रिपीटेशन का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे दिया गया है। एट द बिगिनिंग द पोएट आस्क क्वेश्चंस टू रीडर whether he or she has helped someone in his or her day। देखिए क्या पूछते हैं, is anybody happier because you pass his way? Does anyone remember that you spoke to him today? The day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Friends, यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्कीम का यूज किया गया है। यहाँ पे जो पोएम की स्कीम है दैट इज, यहाँ पर देखिए वे डे थ्रू यू, यानी कि ये एक दूसरे को राइमिंग करते हैं, इसीलिए उन्हें जो हम अल्फ़ाबेट देने वाले हैं वो भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए ये पोएम का जो स्कीम है दैट इज AABB। नाउ the first stanza, the poet asks a question to reader that have you spoke or made someone happier whoever passed you or whoever crossed you। जो भी आपको मिला होगा या आप रास्ते से चलते समय जो भी आपको पास हो रहे, यानी कि आदमी हम पास हो जाते हैं ना एक दूसरे से, तब क्या आपने किसी को खुशी दी है? हैव यू मेक समवन हैप्पियर by speaking or helping or in other way? Second, does anyone remember that you spoke to him today? या फिर suppose you are going to school and whether you have spoken with someone who is unknown to you, who is strange to you, and your talking made that person, that stranger happier। राह से चल रहे हैं आप और रास्ते में किसी को आपने हेल्प की होगी, चाहे कोई एल्डरली पर्सन होगा या कोई नीडी पर्सन होगा या फिर कोई छोटा बच्चा होगा, कोई भी होगा, whosoever it may be, आपने उनसे अगर बात की होगी then the day is almost over। मीन्स एक्चुअली इसका जो क्या कहेंगे हम मार्किंग है, टोटल कितना हमने दिन में कमाया है, ये शाम में सब काउंट होता है। तो पोएट कहते हैं कि नाउ द डे इज गोइंग टू ओवर, अब आपका ये जो 24 घंटे का दिन था, 12 घंटे का जो डे टाइम होता है वो अभी ख़त्म होने पे आया है। द डे इज गोइंग टू ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग का मतलब होता है दोस्तों हार्ड टाइम, वेरी डिफिकल्ट टाइम। अभी ये दिन भर का जो टाइम होता है, एज वी नो दैट इट इज़ वेरी हेक्टिक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी फेस डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड वी हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। दो एज अ स्टूडेंट और एज एन एडल्ट हर एक को अपना दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाना पड़ता है। अलग अलग चैलेंजेस दोस्तों हमारे सामने आ जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे या फिर वो एडल्ट हो। तो पोएट कहते हैं कि नाउ दिस हार्ड टाइम इज़ गोइंग टू ओवर। अब आपका ये जो दिन भर का जो टाइम है, जहाँ अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग टेस्ट आपके टेस्टिफाई हो रहे थे, वो अभी ख़त्म होने को आया है, फिनिश होने को आया है। Is there anyone to utter now a kindly word of you? utter का मतलब होता है दोस्तों speak। To utter means speak, बोलना। Now at the end of day the poet asks us that is there anyone who will speak kindly words to you? अब when someone can speak kindly words, अब आप सोचो कि हम किसी को काइंडली वर्ड्स, अच्छे शब्द कब यूज़ कर सकते हैं? व्हेन समवन हेल्प अस,
देन एंड देन वी यूज़ काइंडली वर्ड्स। अगर कोई हर्ट करता है हमें तो हम काइंडली वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं, वी कर्स देम, हम उन्हें कर्स करते हैं, उनके नाम से कर्सिंग करते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें हेल्प की होगी या किसी ने हमें बहुत अफेक्शनेटली बात की होगी, लविंगली बात की हुई होगी, मे बी आपकी जीएफ हो या फिर है ना, आप समझ गए व्हाट आई वांट टू से, तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोएट पूछते हैं कि इज देयर एनीवन टू स्पीक नाउ काइंडली वर्ड्स ऑफ यू। अब when someone speak kindly words, when we help them or speak affectionately, lovingly with them, then and then they can speak such type of words. अभी second stanza में again the poet ask questions on various situations, अलग अलग situation पे यहाँ पे poet ने questions पूछे हैं। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Now in the second stanza the poet asks questions about have you greet cheerfully someone. Cheerfully means happily, cheerfully means happily. आपने किसी को खुशी से ग्रीट किया होगा। ग्रीट करना मतलब दोस्तों किसी को अभिवादन करना। एज जैसे कि आप कोई टीचर अगर क्लासरूम में आ जाते हैं तो आप उन्हें ग्रीट करते हो बाय सेइंग गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, या फिर आप रास्ते से चल रहे आप किसी से मिलते हो तो यू ग्रीट देम, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, है ना सॉरी। तो इस तरीके से किसी को आपने ग्रीट किया है। ग्रीट भी कैसे करना चाहिए, मतलब उनका अपेक्षा है कि आपने खुशी खुशी से उन्हें विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, वेदर यू ग्रीट समवन टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग, आपके पास कोई दोस्त आ जाता है तो आपने अपने दोस्त का स्वागत, वेलकम, मुस्कुराते हुए उनसे बात करते हुए किया है, और a churlish sort of howdy and then vanish in the throng. Churlish means rude, arrogantly. या फिर आपने सिर्फ हाय और चले गए, इससे बात नहीं किया। Neither there were happy gestures on your face. ना ही चेहरे के ऊपर कुछ मुस्कुराहट आपने लाई, आपने बस उसके तरफ एक स्टर्न फेस से देखा, गुस्से वाले चेहरे से देखा, हाई किया और वहाँ से निकल पड़े। वैनिश होना मतलब डिसअपियर हो जाना। आपने एक एडवर्टाइज देखी होगी, एक डिटर्जेंट पाउडर आता है वैनिश नाम से। अब वो वैनिश क्या करता है, जितने भी स्टेन होते हैं हमारे कपड़ों के ऊपर वो हटा देता है, डिसअपियर कर देता है, इसलिए उसका नाम वैनिश रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, और चर्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी। हाउडी ये एक वर्ड है दोस्तों जो हम हाई बाय करते हैं या फिर हेलो, है ना। तो बहुत बार क्या हो जाता है दोस्तों, हाय हेलो और चलो, तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ अ बिजी शेड्यूल। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मॉर्निंग में क्लासेस, दोपहर में कॉलेज, शाम में और दूसरे क्लासेस, सेल्फ स्टडी हो जाती है, तो पूरा दिन हमारा बहुत बिजी भी होता है। सो वी डोंट गेट एम्पल इनफ टाइम टू टॉक विथ समवन, तो नहीं मिलता है भैया टाइम। तो पोएट का कहना है कि दो यू हैव सच अ बिजी शेड्यूल, इवन यू शुड टॉक विथ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट अ मिनट, and you should talk happily, greet him happily और her happily। तो यहाँ पर ये पोएट ने पूछा है कि क्या आपने किसी से मुस्कुराते हुए उसका वेलकम किया है, या फिर जस्ट से हाय एंड वैनिश इन द throng। throng मीन्स क्राउड, या फिर जो क्राउड है उसमें आप गायब हो गए, है ना। अभी तो दिखे थे लेकिन गायब हो गए। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो वी डू नॉट हैव वेरी कीन रिलेशन, गुड रिलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे उनका कहना है कि हर एक से आप अच्छे से बात करो,
वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। या फिर हमारा जो एटीट्यूड है इसके ऊपर पोएट ने पूछा है कि वर यू सेल्फिश प्योर, या फिर यू टॉक विथ समवन ओनली फॉर योर सेल्फ पर्पस, एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्पस विथ समवन यू डोंट टॉक विथ देम। आप उसी से बात कर रहे हो जिनसे आपका कोई मतलब है। मतलब के लिए दोस्तों जो बात कर रहे उनके लिए पोएट कहते हैं सेल्फिश प्योर, जो मतलब के लिए किसी से बात करते हैं। तो उस तरीके से बात पोएट डजंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वो हमारे से इस तरीके से बात नहीं करना एक्सपेक्ट करते हैं। सो वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। रश मीन्स गो क्विकली, और निकल जाना, किसी से बात करना लेकिन सिर्फ मतलब के लिए, किसी से बात करने के लिए रुकना। आई वॉन्ट यूर प्रैक्टिकल नोटबुक बिकॉज आई नीड इट, सो आई टॉक एंड मेरा मकसद खत्म हो गया, नेक्स्ट डे वी डोंट टॉक। तो इस तरीके से पोएट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। डिड, यहाँ पे दोनों डिड आ चुके हैं दोस्तों, तो ये कोई गलत नहीं है। ये डिड नाउन फॉर्म में है जिसका मतलब होता है वर्क, एंड ये डिड जो है ये हमारा V2 फॉर्म में यूज किया गया है। तो इज समवन माइटी ग्रेटफुल, माइटी मीन स्ट्रांगली ग्रेटफुल, बहुत ही थैंकफुल है। आपने जो काम, जो वर्क उनके लिए किया है आज, उस काम के लिए कोई आपका बहुत ही ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, या ऐसा कोई है आपको सोचने के लिए पोएट यहाँ पे पूछते हैं। सो इन दीज टू स्टैंजास पोएट हैज आस्क्ड क्वेश्चंस टू रीडर, दैट इज वी, ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस। अभी यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पोएट ने पूछे हैं। सो एक बहुत ही सिंपलेस्ट फिगर ऑफ स्पीच हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि वेर एवर देयर इज क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है दोस्तों, दैट इज इंट्रोगेशन। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव हो गया वो इंट्रोगेशन। इसका एक्सप्लेनेशन उससे भी आसान है दोस्त, क्योंकि पोएम का फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए 1 मार्क है एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 1 मार्क, ऐसा 2 मार्क का ये क्वेश्चन हमें पता है। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, अ मेयर स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट यूज करने के बजाय यहाँ पे एक क्वेश्चन का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, इनका एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन, हर एक सेंटेंस में कौन से एंड कितने फिगर ऑफ स्पीच है, इसके लिए आपको इसका जो फुल वीडियो है दोस्तों, जहाँ पे बहुत डिटेल में आपको समझाया है, वो वीडियो आपको देखना होगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फ्रेंड्स देखिए, इसके अलावा यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच और भी है, टॉयलिंग टाइम। टॉयलिंग टाइम, अभी टाइम हमारा लकी टाइम होता है ना, या फिर कभी कभी बहुत खराब टाइम चलता है, बैड टाइम भी हम कहते हैं। अब टाइम तो टाइम अपनी जगह पर है, लेकिन कभी बैड हो जाता है, कभी लकी हो जाता है, कभी गुड हो जाता है, या फिर कभी टॉयलिंग यानी कि पूरी हार्ड टाइम में है, बहुत मुसीबत में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम अपने जगह पे होता है, सिचुएशन जो होती है ना वो एक दूसरे से पास हो रही है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दूसरी जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे हमारी, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। देन उसके बाद में यहाँ पे अलिट्रेशन आपको मिल जाएंगी। वन मोर, जहाँ कहीं पर भी इंट्रोगेशन है, जहाँ कहीं भी इंट्रोगेशन है वहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच होती ही होती है, दैट इज इन्वर्जन। दोस्तों ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच हमेशा साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड जो बोलते हैं ना, उस तरीके से। इंट्रोगेशन है जहाँ पे इन्वर्जन है, जहाँ इन्वर्जन है वहाँ पे इंट्रोगेशन होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इंट्रोगेशन है वहाँ पे इन्वर्जन 100% होती है। नेक्स्ट इसमें देखिए चीयरफुल ग्रीटिंग। अभी ग्रीटिंग जो होती है ना वो यहाँ पे चीयरफुल बताई गई है ना। तो खुशी वाली ग्रीटिंग या फिर बर्थडे वाली ग्रीटिंग, तो अलग अलग टाइप के ग्रीटिंग्स भी होते हैं।
यानी कि यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है इन दिस सेंटेंस दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। देन नेक्स्ट लाइन था और चार्ली सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। यहाँ पर अलिट्रेशन हो सकता है, देखिए ढूंढे। उसके बाद में वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश along the way। फ्रेंड्स ये एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, सेल्फिश प्योर। अब देखिए सेल्फिश जो होते हैं ना दोस्तों, वो कभी मन के सच्चे नहीं होते, प्योर नहीं होते, और जो प्योर होते हैं, दिल के साफ होते हैं, वो कभी सेल्फिश नहीं होते। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे ना, ये दोनों टर्म जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन भैया दोनों आस पास बिठा दिए हैं। जैसे पिक्चर के थिएटर में हम पास पास वाली सीट में बैठते हैं, उस तरीके से ये अपोजिट वर्ड्स आस पास बिठा दिए हैं। एंड फ्रेंड्स, व्हेन इस तरीके का दो अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के एकदम पास में होंगे ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। तो ये एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन। हमारा पूरा सिलेबस जितने भी 8 पोएम है वहाँ पर एक ही एग्जाम्पल हमें मिलता है ऑक्सीमोरॉन का, वो है सेल्फिश प्योर। देन उसके बाद में यहाँ पे एस का साउंड है तो अलिट्रेशन भी रहेगा डेफिनेटली। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर ए डीड यू डिड टुडे, डिड एंड डिड यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का यहाँ पे यूज किया गया है। देन फ्रेंड्स एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें पूछा जाता है दैट इज कि पोयम में से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढ के निकालो। कौन से वर्ड? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैसे ढूंढना है? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दोस्तों एक एडजेक्टिव और दूसरा नाउन, इस तरीके का अगर सेंटेंस में कहीं आपको मिल जाता है तो वो होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए टॉयलिंग टाइम, अभी टाइम ये नाउन है एंड टाइम ये नाउन है एंड टॉयलिंग ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। सो दिस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चीयरफुल ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग भी नाउन फॉर्म है एंड चीयरफुल एडजेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसके बाद में माइटी ग्रेटफुल, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया जाता है, टाइम या फिर ग्रीटिंग, एंड यहाँ पे क्या है, ब्लैंक दी जाती है। एंड हमें यहाँ पे इनके लिए जो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया है वो फिल करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है ये भी पता नहीं होते, तो याद रखिएगा ये अपने हाथ के मार्क्स है, श्योर मार्क है, ये बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है। नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे अभी। थर्ड स्टैंजा में यहाँ अगेन द पोएट आस्क क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस पूछा है? कैन यू से टुनाइट, क्या आप रात में कह सकते हो, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट इज स्लिपिंग फास्ट दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास्ट। Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Now the poet asks more questions, one more question to us, that can you say tonight, क्या आप रात को कह सकते हो that in parting with the days that is slipping fast, जो दिन है हमारा वो बहुत जल्दी खत्म हो गया है, शाम आ चुकी है, और क्या करना है, क्या पूछना है, that you help a single brother of many that you passed. Now throughout the day we meet number of peoples, and is there anyone among them whom you have helped? दिन भर में
हम बहुत सारे दोस्तों से या लोगों से मिलते हैं, क्या उनमें से किसी एक को आपने हेल्प की है? ये आपको जब आप सोने को जाते हो, व्हेन वी गो टू बेड, हमें ये पूछा है कि कैन यू से, क्या आप कह सकते हो यस आई हैव हेल्प समवन, यस मैंने आज दिन भर में हेल्प की। दोस्तों एक और बात, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन वी हेल्प समवन, a stranger especially, that gives us eternal joy। इतनी खुशी हो जाती है जब हम किसी को हेल्प करते हैं। दोस्तों जब हेल्प करते हैं तो वो खुशी प्राइसलेस होती है, वो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एंड वो खुशी है ना, जैसे कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हंसना ये एक सबसे बेटर एक्सरसाइज है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम हमेशा हंसते रहेंगे तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। बीमारी हमारे से कोसों दूर रहेंगी एंड हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड वी लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो इसीलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए पोएट कहते हैं कि यार दूसरों को हेल्प करो। सो यहाँ पे पोएट पूछते हैं सिंगल ब्रदर, यानी कि एटलीस्ट अ पर्सन whom you have met throughout the day, क्या आपने उनको हेल्प की गई है? Is a single heart rejoicing over what you did or said? या फिर rejoice करना मतलब किसी को खुश करना, rejoice करना मतलब हैप्पी करना, rejoice करना किसी को खुश देना। या फिर is a single heart मतलब हार्ट, है ना। तो यहाँ पे हार्ट नहीं, एक फिगर ऑफ स्पीच है, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, आपने जो भी उनसे कहा है, जो भी हेल्प आपने की, वो हेल्प के वजह से किसी इंसान को आपने खुश किया है, मेक देम हैप्पियर। और डज अ मैन हुज होप वर फेडिंग, होप फेड हो जाना मतलब दोस्तों ये एक फ्रेज है, फेडिंग, होप फेड हो जाना, यानी कि हमारी जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद ना उम्मीद हो जाना। मे बी वी फेस अनसक्सेस और फेलियर इन अ डे, देन वी बिकम नर्वस, वी क्रश, हम यार पूरा बर्बाद हो जाते हैं, है ना। तो हमारी जो उम्मीद होती है वो क्या हो जाती है, ना उम्मीद हो जाती है, हम थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। सो पोएट पूछते हैं कि क्या आपने किसी ऐसे इंसान को जिसने फेलियर फेस किया होगा, जो बहुत नाराज हो गया होगा, उसे आपने क्या दिया है? विथ करेज लुक अहेड, आगे जो हमारा लाइफ बचा है। या फिर ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, छोटी टेस्ट थी, बहुत सारे टेस्ट देना है। एक टेस्ट में फेल होने से हम जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होते। टेस्ट इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, करेक्ट। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी हमारे सक्सेस आते रहेंगे, अनसक्सेस हम फेस करते रहेंगे, तो ये सारे बातें अप डाउन्स तो होने वाला है। दिस इज नॉट अल्टीमेट एंड ऑफ आवर लाइफ। सो पोएट यहाँ पे पूछते हैं कि क्या आपने इस तरीके से किसी की उम्मीद को जगाया है? हैव यू करेज समवन by what we can say, by giving him such a moral story or moral message? क्या आपने किसी को इस तरीके सा मॉरल मैसेज देके उनकी उम्मीद को जगाया है? द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वाज इट वेल और सॉली स्पेल्ट। अब यहाँ पे अगेन द पोएट पुल क्वेश्चंस, एंड did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, have you earned one more tomorrow by work you did today? लास्ट स्टैंजा में पोएट पूछते हैं कि आपने did you waste the day, वेस्ट मतलब दोस्तों गवा देना। अब पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएट, दिन किस तरीके से वेस्ट जाने वाला है? दिन इस तरीके से वेस्ट जाएगा अगर हम दिन भर में किसी को भी हेल्प नहीं करते हैं या फिर किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो हमारा दिन भैया वेस्ट चले गया।
बर्बाद हो गया। सो डिड यू वेस्ट योर डे और लूज इट। लूज इट मतलब गंवा देना, यानी कि कुछ कमाया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 नहीं का, उस तरीके से आपने कुछ ही नहीं किया दिन भर में, 12 घंटे ऐसे ही चले गए। तो आपने अगर कुछ हेल्प नहीं किया होगा, किसी से अच्छे से बात नहीं की गई होगी, तो आपका दिन वेस्ट हो गया, लूज कर दिया आपने, गंवा दिया। वॉज इट वेल और सॉली स्पेंट। क्या वो दिन वेल मतलब गुड। वेल का मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा, वेल का मतलब होता है गुड। क्या आपका दिन अच्छा था? या फिर सॉली स्पेंट, सॉली का मतलब होता है बैड, या फिर आपने उसे बैडली, बहुत बुरी तरीके से स्पेंड कर दिया। अगर आपने किसी से हेल्प की होंगी, किसी से अच्छे से बात की होंगी तो यू स्पेंड योर डे वेल। एंड अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया भैया, तो आपका दिन बहुत ही बुरा चला गया है, ठीक है ना। तो ये पोएट का यहाँ पे क्राइटेरिया कहेंगे, हम मीटर कहेंगे, जो हमारा दिन कैसे रहा ये मेजर करने का उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन यानी कि किसी को कुछ सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलना। एंड स्कार का मतलब होता है मार्क, है ना। जनरली क्या होता है, व्हेन वी हैव इंजुरी, आफ्टर क्यूरिंग दैट इंजुरी देयर इज अ स्कार ऑन अ स्किन, ऑन अ बॉडी। वो एक मार्क दोस्तों एक हो जाता है ना, एक खून हो जाता है। खून मतलब वो वाला खून, एक मार्क हो जाता है हमारे बॉडी के ऊपर। सो दैट मार्क इज कॉल्ड एज स्कार। एंड यहां पर देखिए, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस। ट्रेल का भी मतलब होता है मार्क, बोथ आर सेम वर्ड्स ऑफ काइंडनेस। तो क्या आपने, लीव मतलब छोड़ देना, लीव करना मतलब छोड़ देना। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस बाय डूइंग सम गुड वर्क और स्पीकिंग विथ समवन काइंडली। किसी से बात करके, किसी को हेल्प करके, उनके दिल में, उनके मन में क्या आपने आपके प्रति एक निशानी छोड़ के गए हैं कि वो कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ वेरी गुड ऑफ नेचर, वो बहुत अच्छे दिल का इंसान है, उसने मुझे हेल्प किया था, या फिर उसने मेरे से अच्छे से बात की थी। इस तरीके का कोई निशान आपने छोड़ा है। या फिर अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर आपने एक जख्म वाला निशान वहाँ पे छोड़ दिया है, बाय मेकिंग समवन डिसअपॉइंटेड। या फिर आपने किसी को नाराज़ करके, है ना, किसी को नाराज़ करके उनके दिल पे, उनके मन पे एक अनहैप्पी का मार्क छोड़ दिया है। तो पोएट पूछते हैं, इसमें से आपने क्या किया गया है। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक गॉड वुड से। अब पूरा दिन का लेखा जोखा, पूरा दिन का हमारा कितना मतलब वो ना टेस्ट, जैसे पेपर, क्वेश्चन पेपर चेक होता है, उस तरीके का दिन का हमारा सब एक्टिविटी चेक हो रहा है। तो गॉड विल से अस, भगवान हमसे पूछेंगे, व्हेन वी क्लोज आवर आईज इन स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है दोस्तों स्लीप, जब हम सोते हैं। व्हेन वी गो टू बेड, देन पोएट आस्क अस टू थिंक, and what the poet asks us to think that whether God will talk with you। क्या भगवान, है ना, अब भगवान तो एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, है ना, क्या वो आपसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यू हैव अर्न वन मोर टुमारो। भगवान हमसे पूछेंगे, हमसे बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, हैव यू अर्न योर टुमारो। टुमारो मतलब कल नहीं है यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज किया गया है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो भी हमारा फ्यूचर है वो यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या आपने आपका फ्यूचर सिक्योर किया है कुछ अच्छे काम। क्योंकि दोस्तों हमें पता है, कर भला तो हो भला, जितना भी अच्छा काम यहाँ पे करेंगे उसका फल हमें यही अच्छा मिलने वाला है। एंड जितना भी बुरा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, उसका जितना भी वो पनिशमेंट जिसे कहेंगे हम, वो पनिशमेंट यही मिलनी होती है। द सेम मैसेज we have learned in one of the poem, that is the Inchcape Rock। वहाँ पे भी दिया था, है ना, as you
so shall you ripe। तो यहाँ पे पोएट पूछता लास्ट में पूछते हैं सॉरी, कि जब आप दिन ख़त्म हो जाता है एंड व्हेन वी गो टू स्लीप, दोस्तों जो इंसान ने दिन भर में अच्छे काम किए होंगे ना, तो उन्हें बहुत प्यारी नींद आ जाती है ना। और जिसने बुरा काम किया होगा वो टेंशन में होता है, जल्दी से नींद भी नहीं आती है। तो व्हेन वी गो टू स्लीप द पोएट आस्क अस दैट कैन गॉड टॉक टू यू, क्या भगवान तुमसे बात कर सकते हैं? इफ यू डिड समथिंग गुड फॉर अदर्स डेफिनेटली गॉड विल टॉक टू यू। गॉड विल से टू यू दैट आई विल बिस्टो, I will grant, I will bless a day, a more day to you। एक दिन और जिंदगी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। So in this way the poet asks us that at least it is a very inspirational message which we get from this poem, that is we must do something to make changes in others' life, make difference in others' life। दूसरों के ज़िंदगी में एक बदलाव लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए हमें कुछ ना करना चाहिए, चाहे वो आप हेल्प की सकते या किसी से अच्छे से बात कर सकते। नाउ द मीन्स आर डिफरेंट ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स। अलग अलग तरीके से हम किसी को अच्छा काम कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। सो कैन यू से टुनाइट पार्टिंग विद द डेज, स्लीपिंग फास्ट। दोस्तों स्लीपिंग फास्ट ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये यहाँ पे जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है स्लीपिंग फास्ट। देन दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ मेनी दैट यू पास्ट। अब यहाँ पर देखिए मेनी मतलब बहुत ज़्यादा और सिंगल का मतलब होता है एक ही। सिंगल का मतलब एक होता है एज वी नो, एंड मेनी मतलब बहुत ज़्यादा। एक दूसरे के ये कैसे वर्ड है, अपोजिट है एक दूसरे के। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। सो ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड। सिंगल हार्ट दोस्तों क्या सिर्फ कभी आपने दिल देखा है इधर उधर घूमते हुए? दिल नहीं होता है, वो पूरा इंसान होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, एक छोटा सा पार्ट यूज किया गया है पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिनेकडकी। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिनेकडकी। व्हेन अ स्मॉल पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। हार्ट इज अ स्मॉल पार्ट बट हियर इट रिप्रेजेंट द होल बॉडी। हार्ट एक छोटा सा ऑर्गन है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिनेकडकी। नाउ हियर होप, करेज, फेडिंग। यहाँ पर देखिए कोई मिलता है अलिट्रेशन वगैरह, यहाँ पे W का साउंड है, यहाँ पे भी W का साउंड मिल गया है, यहाँ पर भी W का साउंड है। सो हियर अलिट्रेशन है, बहुत सिंपल है। देन इंट्रोगेशन भी है एंड इन्वर्जन भी यहाँ पे मिल गई है। नेक्स्ट वाला है डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉली स्पेंट। अब देखिए वेल एंड सॉली स्पेंट ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। सो ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। उसके बाद में ट्रेल एंड स्कार। अभी देखिए ट्रेल का भी मतलब होता है मार्क और स्कार का भी मतलब होता है मार्क, यानी कि बोथ वर्ड हैविंग सेम मीनिंग। अलग अलग वर्ड है लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिक फिगर ऑफ स्पीच दैट इज टॉटलजी। नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक गॉड वुड से। अब भगवान हमसे बात करेंगे। दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? नहीं, भगवान बात कर रहे। यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है ना दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों यूज की गई है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे गॉड ये जो इनैमनेट ऑब्जेक्ट है ना, वो बात कर रहा है। ह्यूमन क्वालिटी है स्पीकिंग की, इट इज गिवन टू इनैमनेट ऑब्जेक्ट दैट इज गॉड।
लास्ट वाला सेंटेंस है हैव यू अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। अब यहाँ पे टुमारो का मतलब हमने देखा फ्यूचर है, कल नहीं है। सो यहाँ पर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। लास्ट वाला सेंटेंस दोस्तों मेटाफर, ये एग्जाम्पल का है। सो सेकेंड जो हमारी ये पोएम है 2.4, ये पोएम में जो भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे एंड उसका एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइस के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते, वी हैव thoroughly discussed about every aspect of the poem. Now we launch to the next poem, that is 2.5 Father Returning Home। दोस्तों फादर रिटर्निंग होम ये पोएट हमारे इंडियन पोएट ने लिखी है, महाराष्ट्रियन पोएट है दिलीप चित्रे। नाम से हमें पता चल जाता है, जैसे ना नाम ही काफ़ी है, पुष्पाराज नाम ही काफ़ी है। सिमिलरली 2.5 फादर रिटर्निंग होम is written by famous Indian poet of versatile all-rounder personality, that is दिलीप चित्रे। दोस्तों इन्हें ऑल-राउंडर या फिर यहाँ पर देखिए वर्सटाइल कहा गया है। वर्सटाइल का मतलब होता है दोस्तों ऑल-राउंडर, मीन्स वन हु कैन डज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जो इंसान अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकता है उसे हम कहते हैं कि ऑलराउंडर। यानी कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होते हैं, बैटिंग भी अच्छे कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, कीपिंग भी अच्छी कर लेता है, तो वो स्पोर्ट्समैन या फिर क्रिकेटर ऑलराउंडर कहते हैं। उसी तरीके से ये सिर्फ पोएट ही नहीं है, दिलीप चित्रे इज़ नॉट ओनली अ पोएट या फिर कॉलमिस्ट या फिर पेंटर, बट ऑल्सो मैगजीन कॉलमिस्ट एंड गुड ट्रांसलेटर। तो बहुत अलग रोल इन्होंने प्ले किए एंड हर एक इसमें वो टॉप पे रह चुके। ही इज़ वेल नोन ट्रांसलेटर, ही ट्रांसलेटेड मैनी मराठी पोएम्स इनटू इंग्लिश पोएम। इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे मराठी लैंग्वेज के पोएम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो वो ट्रांसलेटर भी इस एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने एक ट्रांसलेट किया था दोस्तों संत तुकाराम महाराज, जो हम सब महाराष्ट्रियन जानते हैं, उनके अभंग जो है स्पिरिचुअल पोएम्स है, सॉन्ग्स है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड फॉर हिज वर्क ऑफ ट्रांसलेटिंग संत तुकाराम महाराज अभंग इनटू इंग्लिश, he is awarded for one of the highest honor, prestigious award in literature, that is साहित्य अकेडमी अवार्ड। बहुत बड़ा अवार्ड होता है दोस्तों किसी पोएट के लिए एंड इन्होंने वो हासिल किया है। सो अब यहाँ पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले पोएम नेम, दैट इज फादर रिटर्निंग होम, इज रिटन बाय फेमस इंडियन पोएट दिलीप चित्रे। Dilip Chitre is a poet, a writer, translator, painter and magazine columnist. He is one of the best bilingual poet. Bilingual मतलब इंग्लिश में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं। His work says Tuka, the spiritual abhanga translated into English. For his work he is awarded by the highest honor, that is साहित्य अकेडमी अवार्ड। दिस पोएम, अभी ये जो पोएम है हमारी फादर रिटर्निंग होम, व्हाट द पोएम इज अबाउट, ये पोएम किस बारे में है। सो द पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। उनका एक पोएट्री का कलेक्शन है ट्रैवलिंग इन अ केज। केज मतलब आपको पता है दोस्तों, केज मतलब पिंजरा होता है। अब ट्रैवल कर रहे हम, यानी कि पिंजरे में ट्रैवल कर रहे जहाँ पे हमें फ्रीडम नहीं होता है ना। केज के अंदर, जेल के अंदर कैसा फ्रीडम मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोनोलॉग। ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब है दोस्तों खुद का एक्सपीरियंस खुद ने शेयर करना। सो हियर पोएट ही हिमसेल्फ टेल्स हिज ओन एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोनाउन आई का यूज़ किया गया, यानी कि पोएट खुद बता रहे। स्पीकर इज द पोएट ही हिमसेल्फ, पोएट ही खुद इस पे स्पीकर है।
Here the poet has drawn picture of a suburban life commuter. यहाँ पे पोएट ने क्या किया है कि सबर्बन यानी कि जो बड़े शहर होते हैं, बड़े सिटीज़ होते हैं, उनके आसपास जो एरिया डेवलप हो जाता है दोस्तों, है ना, जैसे कि आपका जो आपका जो सिटी है, अगर आप मुंबई या फिर नासिक या फिर संभाजी नगर, है ना, या फिर मुंबई, ये जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, या फिर नागपुर, तो इस जब भी डेवलपिंग सिटीज़ है यार, डेवलप हो रहे, तो डेवलप होते समय जो मेन सिटी है उसके अलावा कहीं 2-5 किलोमीटर पे वहाँ पे एक और छोटा सिटी या फिर एरिया डेवलप हो जाता है, तो ऐसा जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज सबर्बन. सो हियर द पोएट हैज डिपिक्टेड द पिक्चर ऑफ सबर्बन कम्यूटर. कम्यूटर का मतलब है दोस्तों, अभी हर एक को जॉब करने के लिए सिटी में ही आना पड़ता है ना, तो जब हम रोज़ आना जाना करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो ऐसे अप डाउन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कम्यूटर कहते हैं, क्योंकि कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन करना. सो यहाँ पर स्पेशली व्हेन दिलीप चित्रे एंड हिज फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू मुंबई, जब वो गुजरात से मुंबई आ जाते हैं, तब तो मुंबई आने के बाद वो मुंबई में उन्हें तो मेन मुंबई में तो घर नहीं मिलता है, कहीं दूर उन्हें घर मिलता है. एंड उनके पिताजी को, हियर द पोएट हैज़ डिपिक्टेड हिज ओन फादर, उनके पिताजी को इन्होंने डिपिक्ट किया है कि किस तरीके से ये हेक्टिक लाइफ होती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, इसे उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है एंड उसका यहाँ पे उन्होंने राइटिंग किया है. देखिए, इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिबल डेली रूटीन. उनका जो डेली रूटीन होता है, एग्जॉस्टिंग यानी कि बहुत थकाव होने वाला, बहुत ही टायर्डफुल, या फिर मोनोटोनस बहुत अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, एग्जॉस्टिंग यानी कि बहुत एनर्जी लॉस करने वाला, एंड इक्वली पिटिबल डेली रूटीन. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स एलियनेशन एट होम. वन मोर स्पेशलिटी of Dilip Chitre ji, that is the theme of his poem is alienation या फिर disintegration. उन्होंने जो पोएम लिखते हैं दोस्तों, तो ये पोएम का उनका एक थीम ज़्यादा करके रहता है एलियनेशन या फिर लोनलीनेस, अकेलापन. अभी यहाँ पर वो ये देखते हैं कि मुंबई जो बड़ा शहर है, वहाँ पे इंसान किस तरीके से अकेला ज़िंदगी जी रहा है ना. So here the poem has 2 big stanzas and the poem does not have any proper scheme. ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्री वर्स में. फ्री वर्स मतलब जहाँ पे कोई भी स्कीम यूज नहीं की जाती. So father returning home is written in free verse. There is no proper meter or scheme in this poem. The poem has 2 big stanzas and the first stanza depicts the treatment given by others to his father at outside, and the second stanza tells us how his family members treat his father. यानी कि 2 अलग अलग स्टैंजा है एंड 2 अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे पोएट ने बताई. पहला जो स्टैंजा है जहाँ पे जब वो मतलब उनके पिताजी ऑफिस में होते हैं या फिर सोसाइटी में होते हैं, तो किस तरीके की सोसाइटी उन्हें ट्रीट करती है. एंड व्हेन ही रीचेस यानी कि उनके पिताजी घर पर आ जाते हैं, तो वहाँ पे घर आने के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है. एंड यहाँ पे उन्होंने वो इन वर्ड्स ही हैज़ क्रिएटेड दैट पिक्चर. सो यहाँ पर मतलब ये एक क्या कहेंगे दोस्तों, ये पोएम जो है ना, ये बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम कहेंगे हम, आँख में आंसू लाने वाली पोएम है. बिकॉज एज वी नो फादर इज द हेड ऑफ अ फैमिली and he is the only bread earner of a family. He does very hard work only to fulfill all needs of the family. दोस्तों पिताजी क्या कहेंगे यार उनके बारे में कि वो एक हमारे प्रमुख होते हैं फैमिली के, एंड वो ही अकेले
पूरा जो हमारा फैमिली का नीड है सॉरी जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी करते रहते हैं. बट इन रिटर्न वॉट ही गेट्स फ्रॉम फैमिली, वॉट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फैमिली, क्या चाहते हैं वो फैमिली से, ओनली टॉक अफेक्शनेटली एंड टॉक विथ लविंगली विथ हिम. He doesn't expect that you should do a lot for him. बहुत कुछ करो उनके लिए, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. बस when he comes home after a laborious work, we should talk with him affectionately, caringly we should talk with him. जब वो दिन भर बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत काम करके थक के घर पे आते हैं तो उनसे बस प्यार से बात करना, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली हियर द पोएट फाइंड्स दैट लोनलीनेस हिज फादर नीदर टॉक्ड बाय सोसाइटी नॉर हिज फैमिली मेंबर्स. तो चलो एक ऐसी पोएम, बहुत दिल को छू जाने वाली पोएम है दोस्तों, इसको हम अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. The poem has two big stanzas, as I said, दो बड़े बड़े stanzas है. चलो फर्स्ट stanza देखते हैं. Father travels on a late evening train, standing among the silent commuters in a yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes dim by age fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. The poet in the first stanza describe his father, how the society treat his father and how his father's appearance यहाँ पे दिया गया है. उनके पिताजी का अपीयरेंस कैसा है, उन्होंने किस तरीके से ड्रेसिंग की गई है, उनके गारमेंट किस तरीके से है, या फिर सोसाइटी में उनका क्या पोजीशन है. तो फ्रेंड देखिए, इन द फर्स्ट 2-3 लाइन्स द पोएट सेज दैट माय फादर ट्रैवल ऑन लेट इवनिंग ट्रेन. अब लेट इवनिंग ट्रेन जो है ना दोस्तों, क्योंकि उनका ऑफिस और उनका घर, या फिर उनका ऑफिस का टाइमिंग जो है मे बी 6 o'clock 7 o'clock होता होगा, ट्रैफिक से निकलते निकलते स्टेशन पे आने तक, एंड उनका लोकल का जो टाइम है लोकल ट्रेन का, वो टाइम बहुत लेट होता है. इसीलिए उन्होंने कहा है लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन येलो लाइट. अभी अंधेरा पड़ चुका है, लाइट येलो लाइट है ना, मोनोटोनस दिखाते हैं दोस्त, अनइंटरेस्टिंग दिखाते हैं. अब साइलेंट कम्यूटर मतलब ट्रैवलर दोस्तों. कम्यूटर का मतलब होता है जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, या फिर पैसेंजर कहेंगे हम सिंपली. जो पैसेंजर्स है वो सब कैसे है, साइलेंट है. साइलेंट, कोई किसी, अब आपने लोकल से ट्रैवलिंग किया होगा, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय लोकल ट्रेन, तो आपको पता चलेगा यार इतना खतरनाक होता है ना, खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं मिलती है. तो दिन भर काम करके थक जाते हैं यार, किसी से बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती है. सो ऑल द पैसेंजर्स आर वेरी साइलेंट. एक्चुअल में पैसेंजर जो होते हैं ना, अगर बहुत पैसेंजर यानी कि बहुत क्राउड जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत आवाज़ होती है ना, नॉइजी होता है. लेकिन यहाँ पे हर एक जन बहुत साइलेंट है. नो वन वॉज इंटरेस्टेड टू टॉक विथ अदर, कोई किसी से बात करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है. सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. सबब मीन्स दैट एरिया है ना, दैट लोकेलिटी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी. शहर के बाहर जो भी एरिया बन जाता है वो सबब जिसे कहेंगे हम. स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. अब ट्रेन में खड़े खड़े जब ट्रेन जोर से चलती है ना, तो एक एक एरिया है ना पीछे चला जाता है, तो उनकी आंखें वो देख रही है लेकिन उनका ध्यान उसके तरफ नहीं है. इसीलिए his suburbs slide past his unseen eyes. Here in these lines
यहाँ पर पोएट ने अपने पिताजी का वर्णन किया है। His shirt and pants are soggy. Soggy का मतलब होता है wet, यानी कि now these are monsoon days. ये जो दिन यहाँ पे बताए हैं मानसून डेज है, बारिश वाले दिन है, इसीलिए उनके जो कपड़े हैं वो बहुत गीले हो चुके हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट, अभी यहाँ पे देखिए रेनकोट से भी पता चल जाता है कि ये मानसून डेज का ही वर्णन किया है। एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड, स्टेन मतलब धब्बा गिर जाना दोस्तों। एंड उनका जो रेनकोट है वो भी बहुत मैला हो चुका है, यानी कि हाउ ही इज निग्लेक्टेड बाय हिज फैमिली, उनके कपड़े भी जल्दी से उनके फैमिली वाले नहीं धो रहे। यहाँ पे ये भी बताने की पोएट ने कोशिश की है, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। मे बी अभी उनके बैग में किताबें हैं, मे बी हिज फादर इज अ ट्यूटर और अ टीचर, क्योंकि उनके पास किताबें हैं दोस्तों, तो किताबें टीचर के पास ही होती है जनरली, कोई कंपनी वाला वर्कर किताबें लेके तो नहीं जाता है। एंड उनके पास जो बैग बताई है दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो स्टफ विद बुक्स, इतने किताबें भर चुके कि वो किताबों के वजह से फॉलिंग अपार्ट, यानी कि वो बहुत अभी टॉर्न हो चुकी है, इनटू पीसेस, ब्रोकन इनटू पीसेस हो गई है, टूट गई है, बहुत पुरानी हो गई। फिर भी वही बैग को रोज़ सवेरे वो काम पे जाते हैं तो लेके जाते, वही बैग लेके आते, यानी कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है। हिज आईज डीम्ड बाय एज, उनके पिताजी की बहुत उम्र, हिज फादर इज़ टू ओल्ड टू सी क्लियरली, डिम हो जाना मतलब धुंधला हो जाना, उन्हें अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत उम्र हो चुकी है, इससे भी ये पता चल जाता है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, फेड होमवर्ड मीन्स वो मानसून नाइट में अपने घर के तरफ जा रहे हैं। नाउ आई कैन सी, यहाँ पे गी हो चुका है, आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन एज सुन एज the father reaches at the particular spot or station, he gets off the train. And writer, the poet, he was there to pick up him, उनको लेने के लिए वो वहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे ही वो ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, I see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Now here the poet has compared his father with a word of a sentence which is meaningless और importantless. अगर मान लीजिए इतना बड़ा सेंटेंस है, उसमें से एक वर्ड हटा देते हैं हम, तो सेंटेंस का मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली ट्रेन में इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन में से अगर उतर जाता है तो ट्रेन में कोई इतना हलचल नहीं होती है, ना ही कोई उनसे बात करता है। Here the poet says that his father is one of the unimportant figure in that train. वो इतने इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ही क्या कहेंगे हम, पॉपुलर फेमस पर्सन भी नहीं थे कि जैसी ट्रेन से उतरते हैं तो सारे उनके दोस्त उन्हें सी ऑफ करते हैं, कोई भी बाय बाय, हेलो, सी यू लेटर, कल मिलेंगे, ऐसा कोई भी उनसे बात नहीं करता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन like a word dropped from a long sentence, he hurries across the length of the grey platform. अभी देखिए जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो हरीडली, यानी कि बहुत जल्द घर के तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब किस लिए घर के तरफ जाते हैं, यानी कि घर जाने की इतनी ईगरनेस क्यों है उनको? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट हिज चिल्ड्रन, हिज फैमिली, वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को मिलने के लिए बहुत जल्दी चलते हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। अभी प्लेटफॉर्म ग्रे कहा गया है दोस्तों, मे भी सीमेंट देखा है आपने, सीमेंट का कलर भी ग्रे होता है, बट हियर ग्रे कलर अल्सो शोज ओल्ड एज। जैसे कि हमारे बाल जो होते हैं ना, वो ग्रे कलर के कब होते हैं? व्हेन वी बिकम एजेड पर्सन,
जब यंग होते हैं दोस्तों तो बहुत ही ब्लैक एंड शाइनी एंड सिल्की हेयर होते हैं हमारे, लेकिन जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं ना तो हमारे जो हेयर है, बाल है, वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। सो मे बी यहाँ पे ओल्ड एज दिखाने की पोएट ने यहाँ पे एक कोशिश की गई है। अक्रॉस द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन, नाउ व्हेन ही क्रॉसेस रेलवे लाइन he doesn't care himself because he had a thought that anyhow he should reach as early as possible at home। उनके दिमाग में एक ही सोच होती है कि यार बस जल्दी, बिकॉज इट इज़ टू लेट ऑलरेडी, बहुत लेट हो चुके हैं, मे बी 8 या 9 बज चुके हैं रात के, जल्दी घर जाना है। घर जल्दी अगर नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे सो जाएंगे, उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो उनसे बात करना है ना, उनको बात करनी होती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं। इस जल्दीबाजी में वो बहुत रिस्क भी उठा लेते हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं दोस्तों, ही डजंट केयर हिमसेल्फ, अपनी ज़िंदगी की परवाह भी नहीं करते हैं। रेलवे क्रॉसिंग करते समय ये देखते नहीं है कि रेलवे आ रही या नहीं है, बस जल्दी से रेलवे क्रॉस, यानी कि वो रेल ट्रैक क्रॉस करना है, घर पे पहुंचना है। सो हियर क्रॉसिंग द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन, ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। उनकी जो चप्पल है दोस्तों वो भी बहुत मडी है, यानी कि ही नेवर लुक अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने खुद के ऊपर कभी भी खर्चा नहीं करते, कोई भी जो मिल जाता है बस उससे काम चला लेते। लेकिन अपने फैमिली के लिए वो बहुत हमेशा केयर करते हैं। अपने बच्चों के लिए नए शूज़ रखेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, खुद भले ही वो पुराने कपड़े, पुराने शूज़, चप्पल्स यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। सो हियर इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट हाउ केयर हिज फादर इज, बट अनफॉर्चुनेटली he is neglected by society and by his family. His chappals are sticky with mud but he hurries with mud, यानी कि कीचड़ से। तो कीचड़ हमें पता है दोस्तों समर में तो नहीं होता है ना, ये होता है मानसून सीजन में। मानसून सीजन बताने के लिए यहाँ पर देखिए, मानसून लाइट, ह्यूमिड मानसून लाइट है, या फिर मड है, या फिर ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं जो मानसून या रेनी सीजन दिखाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, तो यहाँ पे इवनिंग ट्रेन है ना, ये एग्जाम्पल है दोस्तों डिस्क्राइबिंग वर्ड का, ये वर्ड है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ट्रेन किस तरीके की है, इवनिंग ट्रेन है ना। यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट का भी यूज किया गया है, ट्रांसफर एपिथेट, क्योंकि ट्रेन लेट होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन होती है, इवनिंग ट्रेन होती है, मॉर्निंग ट्रेन होती है। एक्चुअली सिचुएशन है ना ये पास हो रहा है। उसके बाद में स्टैंडिंग अमॉन्ग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। अभी यहाँ पर देखिए यस यस का साउंड तो आ चुका है ना, तो अलिट्रेशन का ये एग्जाम्पल है। देन साइलेंट कम्यूटर, दोस्तों साइलेंट कम्यूटर किस तरीके के साइलेंट है, तो ये एग्जाम्पल है, टॉटोलॉजी का भी है एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है। अनसीइंग आइज, अब यहाँ पे देखिए अनसीइंग आइज, अनसीइंग आइज, यहाँ पे देखिए देखो आइज देखते हैं है ना, दिखाने के मतलब कुछ देखने के लिए आइज होती है, लेकिन अनसीइंग मतलब अनदेखा। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये भी है डिस्क्राइबिंग वर्ड का, एंड यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। उसके बाद में हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन विथ मड। एंड अभी यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ ऐड हो रही है, पहले उनके कपड़े के बारे में बताया, फिर उनके रेनकोट के बारे में, फिर उनके बैग पे बारे में। मतलब यहाँ पर दोस्तों आइडियाज़ जो है ना वो इस तरीके से दे रहे हैं। सो ये जो लाइन है यहाँ तक की अपार्ट तक, ये है एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमैक्स। ये जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज क्लाइमैक्स। हियर द पोएट डिस्क्राइब्ड अपीयरेंस ऑफ हिज फादर। उसके बाद में
फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। अभी देखिए ह्यूमिड मानसून नाइट, नाइट ना ही ह्यूमिड होती है ना, ना ही हॉट होती है। तो यहाँ पर क्या है, वेदर जो है दोस्तों, वेदर जो है ना वो पास हो रहा है, इसीलिए ये भी एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो हियर अगर आप देखते हैं ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल ट्रांसफर एपिथेट के यहाँ पे यूज किए गए हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप। अब यार ये तो सबसे सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, अगर सेंटेंस में लाइक या एज दिया होगा, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी सिंपल फिगर ऑफ स्पीच दैट इज सिमिली। दोस्तों सिमिली आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल होता है, अगर जहाँ पे लाइक होगा है ना तो आप भी एक बार लाइक कर दो, अगर लाइक होगा एज होगा तो वहाँ पे सिमिली होगा। हियर द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हिज फादर विथ अ वर्ड implicitly. He hurries across the length of the grey platform. Grey platform ये भी दोस्तों एग्जाम्पल है ट्रांसफर एपिथेट का। सो हियर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रांसफर एपिथेट के एग्जाम्पल है, एंड ट्रांसफर एपिथेट जहाँ जहाँ है वहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड का भी यूज़ किया गया है। क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। अब यहाँ पे देखिए लेन एंड लेन लाइन। His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. अब यहाँ पर देखिए चप्पल्स आर स्टिकी, जब चप्पल हमारे स्टिकी होते हैं ना तो हम हरी यानी कि जल्दी जल्दी नहीं चल सकते, फिर भी यहाँ पे इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। तो ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। चलो ये था फर्स्ट स्टैंजा दोस्तों, जब उनके पिताजी सोसाइटी में होते हैं, बाहर होते हैं, किस तरीके से उनके जो भी कलीग्स हैं या फिर बाकी के जो लोग हैं किस तरीके की बात करते हैं। मैं भी बाहर के जो लोग हैं वो हमसे बात करे या न करे, बट व्हेन ही कम्स एट होम आवर फैमिली इज़ आवर बैकबोन, दे ऑलवेज सपोर्ट अस। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही दिखाई देता है। Home again, I see him drinking victory. So here the poor treatment given by his family members. बाहर तो पुअर ट्रीटमेंट मिलती है लेकिन घर आने के बाद भी उन्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Contemplate. कंटेम्पलेट का मतलब हो दोस्तों थिंक डीपली, थिंक डीपली, बहुत सोचना। अब जब वो घर पे आ जाते हैं सो ही इज़ नॉट वेलकम्ड, उनका कोई स्वागत नहीं होता है। उन्हें वीक टी यानी कि बहुत ठंडी चाय दी जाती है। अब ठंडी चाय जो है ना, वीक जो है ना दोस्तों, वो चाय नहीं है, द रिलेशन ऑफ हिज मेंबर्स, उनका जो रिलेशन है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। एंड ईटिंग स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है अनफ्रेश, जो सवेरे बनाई हुई चपाती है ना। अभी देखो चप्पल एंड चपाती दोनों में से एक ही खाने की चीज़ है, एक खाने की चीज़ नहीं है, एंड दोनों भी हमारे मदर टंग से लिए गए वर्ड है ना, चप्पल एंड चपाती। तो वो ईटिंग चपाती, स्टेल चपाती, बासी चपाती उन्हें खाने को मिलती है। चाय भी बहुत ठंडी मिल जाती है, घंटे 2 घंटे पहले बनी हुई। रीडिंग अ बुक, व्हेन ही कम्स होम ही इज़ नॉट वेलकम्ड, नॉट ट्रीटेड अफेक्शनेटली, सो ही अलोन रीड बुक बिकॉज नो वन इज़ देयर ऑन डाइनिंग टेबल टू टॉक विथ हिम। जब घर पे आते खाना खाने के लिए बैठते हैं दोस्तों तो उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता है। सो ही इंग्रोस इन रीडिंग, तो वो अपना मन रीडिंग में जमा देते हैं। देन ही गोज टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, फिर वो टॉयलेट चले जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मैन एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। दिस इज एक्चुअली दोस्तों द थीम ऑफ दिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों।
ये है हमारा ये पोएम का थीम, ये है हमारे पोएम का थीम है मैन्स एस्ट्रेजमेंट। एस्ट्रेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों लोनलीनेस या एलियनेशन। तो ये सोचते हैं कि मैन्स एस्ट्रेजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, ये दुनिया इंसान ने बनाई है और इंसान की दुनिया में इंसान ही इतना अकेला कैसे हो गया है, ये वो सोचते हैं। बिकॉज द वर्ल्ड इज मेड बाय मैन बट अनफॉर्चुनेटली मैन और ह्यूमन नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ ह्यूमन। coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hair on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Now he thinks deeply about the loneliness in this crowded world, and when he comes out from toilet, he wash his hands at the sink. अपने हाथ धोते हैं तो थ्रम्बल मीन्स शेक करना, मतलब ऐसे थरथराना। बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बूढ़े हो चुके हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड। नाउ ब्राउन हैंड ऑल्सो डिस्क्लोज द ओल्ड एज, वो बुढ़ापा जो है ना वो यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की गई है। तो बुढ़ापा बताने के लिए अलग अलग टर्म्स वर्ड्स का यूज किया गया है। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग। क्लिंग का मतलब दोस्तों क्या कहेंगे हम, वहाँ पे चिपक के रहना, स्टिक, या फिर होल्ड टाइटली, है ना। और टू द ग्रेइंग हेयर अगेन ओल्ड एज बता रहे हैं दोस्तों। ऑन हिज रिस्ट, तो उनके रिस्ट के ऊपर ड्रॉपलेट वाटर, छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो उनके हेयर पे, ग्रेइंग हेयर यानी कि जो बुढ़ापे के बाल हो जाते हैं ना, वो बाल के ऊपर चिपक के बैठे हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. जब वो अपने बच्चों के पास आ जाते हैं तो उनके बच्चे उनके साथ बात नहीं करते। सलन सलन का मतलब होता है दोस्तों क्या कहेंगे हम, रूड या फिर इल मैनर्ड, असंस्कारी लोग, बच्चे जो होते हैं ना वो। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. दोस्तों क्या होता है कि दिन में, यानी कि हम डिनर लंच तो हम कभी साथ में नहीं खा सकते, बिकॉज हर एक को अपना अपना काम होता है। एज ए स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं, पेरेंट्स उनका जॉब होता है, वो कहीं अलग चले जाते हैं। लेकिन रात का जो खाना होता है, जो हम डिनर जिसे कहेंगे, डिनर दोस्तों जो हम सब साथ में होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वो डिनर के टाइम कोई भी उनके साथ नहीं होता है, किताब पढ़ते रहते हैं एंड ये बात नहीं करता है। नो वन टॉक विथ हिम, उनके साथ कोई भी बात नहीं करता है, उनके साथ कोई भी शेयर नहीं करता है। जोक्स एंड सीक्रेट मतलब उनको कोई जोक नहीं बताना है ना। जोक्स एंड सीक्रेट हियर द पोएट वांट टू से दैट डेली हैपनिंग्स, दिन भर में क्या हुआ है उनको, मतलब वो बात नहीं करते उनसे। ही विल नाउ गो टू स्लीप, सो ही गो टू स्लीप। नोबडी टॉक विथ हिम, कोई भी उनसे बात नहीं करता है। फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। घर पे कोई भी बात नहीं करता है, अकेले अकेले फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। सो ही गो टू बेड, तो वो अपने सोने के लिए चले जाते हैं। नींद भी नहीं आ रही है जल्दी से, तो वो क्या करते हैं, रेडियो चलाते हैं, है ना। अब वो ज़माने में रेडियो था, अब मोबाइल आ चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में रेडियो हुआ करते थे। अब रेडियो पे वो गाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीक सिग्नल के वजह से आवाज़ जो है स्टैटिक, मतलब खरखर जो आवाज़ आती है ना, वो मोनोटोनस होती है, अनइंटरेस्टिंग होती है। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब हमारे फोर फार्मर जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो होते हैं, उन्हें कहते हैं हम
एंसेस्टर्स। तो अपने पूर्वजों के बारे में वो सोचते हैं एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में, यानी कि पास्ट के बारे में भी सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, इनका क्या होगा, उन्होंने कैसा किया था। लेकिन उनका प्रेजेंट दोस्तों बहुत ही मोनोटोनस, अनइंटरेस्टिंग है। फिर भी देखिए कितना केयरिंग है कि अपने एंसेस्टर के बारे में भी सोच रहे एंड अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी सोच रहे। क्या सोच रहे? थिंकिंग ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब होता है जो भी वॉन्डरर्स होते हैं दोस्तों, जो इधर उधर घूमते हैं, उन्हें कहते हैं वॉन्डरर्स, यानी कि नोमैड्स। अब वो जो नोमैड्स थे इंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का यहाँ पे मतलब है दोस्तों हमारा देश, दैट इज़ इंडिया, या फिर कहेंगे हम एशियन कॉन्टिनेंट, है ना। एशिया कॉन्टिनेंट का एक जो भाग होता है, एरिया है, सब कॉन्टिनेंट, जिसे हम इंडिया वाला भाग कहते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट जिसे कहेंगे हम, थ्रू द नैरो पास। नैरो पास दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री ज्योग्राफी में चले जाएंगे एक सेकेंड के लिए। नैरो पास मतलब खैबर पख्तून जो पाकिस्तान में है, तो वो इतना पुराना हिस्ट्री के बारे में सोचते, पास्ट के बारे में सोचते। जब आर्यन इंडिया में आए थे, खैबर पख्तून के द्वारा इंडिया में आए थे, वहाँ से वो एंसेस्टर के बारे में सोचते हैं। सोचते सोचते फिर फ्यूचर में भी चले जाते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी सोचते हैं। सो हियर द पोएट सेज दैट ही वाज सच अ केयरिंग पर्सन ऑफ द फैमिली। बहुत ही केयरिंग करने वाले पर्सन होते हैं फैमिली के, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट केयर्ड, पर वो इतने केयर्ड नहीं होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों ड्रिंकिंग विक टी, ये जो एग्जाम्पल है विक टी, हाँ ये एग्जाम्पल है ट्रांसफर एपिथेट का, क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो वीक नहीं है, उनका रिलेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद में स्टेल चपाती, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, ही गोज इन टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैंस स्ट्रेचमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। ये जो एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल है मेटाफर का। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन मैन, ये जो वर्ड है दोस्तों मैन एंड मैन, ये रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज़ रिपीटेशन। अलिट्रेशन भी है यहाँ पर। देन मैन मतलब एक मैन नहीं है। क्या ये दुनिया एक इंसान की है? नहीं है। मैन मेड मतलब बहुत सारे लोग हैं। सो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज़ सिनेकडकी। एक फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे सिनेकडकी। कमिंग आउट ही थ्रम्बल्स एट द सिंक, ही थ्रम्बल्स एट सिंक कमिंग आउट। इन्वर्जन है यहाँ पर। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। ब्राउन हैंड्स अगेन एग्जाम्पल है ट्रांसफर एपिथेट का दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे भी ट्रांसफर एपिथेट। अ फ्यू ड्रॉपलेट क्लिंग टू ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट। क्लिंग का मतलब हो दोस्तों होल्ड, पकड़ के रखना। अब ये तो ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन ये ड्रॉपलेट को दी गई है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा भी है यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट का यूज़ किया गया है। अलिट्रेशन भी हो सकती है यहाँ पर। हिज सलन चिल्ड्रन ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, ही विल गो नाउ टू स्लीप, लिसन टू स्टैटिक। स्टैटिक ये जो वर्ड है दोस्तों याद रखना, ये आवाज़ बनाता है, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑनमैटोपोइया। ऑनमैटोपिया, ऑनमैटोपिया का एक एग्जाम्पल है। देन एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। देखिए एंसेस्टर का मतलब होता है यहाँ पे पास्ट, सही है, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों एंटीथेसिस का, क्योंकि पास्ट एंड प्रेजेंट ये दोनों अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ऑफ नोमैड्स इंटरिंग सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे हर जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस था उसका लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा,
फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे देखे एंड टोटल पोएम का पैराफ्रेज भी देखा। होप दोस्तों 2.4 एंड 2.5 ये दोनों पोएम अभी बहुत अच्छे से क्लियर गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले जो पोएम्स है उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।